मित्रों, मैं डॉक्टर सत्यदेव त्रिपाठी। आज हम द्वितीय लेक्चर में मुद्रा की पूर्ति के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मुद्रा की पूर्ति का आशय जान लें। तो मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य किसी देश में किसी समय में विशेष में प्रचलित वैधानिक मुद्रा की कुल मात्रा से है। वैधानिक मुद्रा में देश में प्रचलित नोट एवं सिक्के सम्मिलित हैं जो विनिमय के माध्यम के रूप में काम लाए जाते हैं। वर्तमान में बैंक मुद्रा या साख मुद्रा को भी विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, अतः इसे भी मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित किया जाता है। अब मुद्रा की पूर्ति को के संदर्भ में दो संकीर्ण अर्थों में इसको परिभाषित किया जा सकता है। दो अर्थों में परिभाषित किया जा सकता है। पहला संकीर्ण अर्थ और दूसरा व्यापक अर्थ। तो मुद्रा की पूर्ति के संकीर्ण अर्थ में यह कहा गया है कि मुद्रा की पूर्ति हम उसी को माने जो विनिमय के माध्यम के रूप में देश में चलन में जो समस्त मुद्रा है और जिसका भुगतान क्रय के बदले और ऋणों के अदायगी के संदर्भ में किया जाता है। तो संकीर्ण अर्थ में आप देखिए यहाँ की मुद्रा की पूर्ति की दो ही बात है। पहला, जनता के पास मुद्रा। तो जनता के पास जो मुद्रा होती है वो किसी देश की सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित मुद्रा होती है। इसे विधि ग्राह्य मुद्रा या विधि मान्य मुद्रा, अंग्रेजी में लीगल टेंडर मनी कहते हैं, क्योंकि यह भुगतानों के संदर्भ में पूरे देश में सभी व्यक्तियों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत की जाती है। तो मुद्रा की पूर्ति का संकीर्ण अर्थ में पहला मुद्रा की पूर्ति का साधन है जनता के पास जो मुद्रा है वो। अब दूसरा इसके पूर्ति का साधन है, मुद्रा की पूर्ति के साधन है बैंकों की मांग जमाएं। तो जो देश की जनता बैंक में जो अपनी मांग जमाए रखती है, और मांग जमाओं का अर्थ है कि ऐसे खातों में जमा जैसे बचत खाते, चालू खाते में जमा, कि जब ग्राहक को आवश्यकता हो वो बैंक में अपनी जमा को मांगे तो बैंक उसको तुरंत दे दे। तो ऐसी जमाओं को भी मांग जमाएं कहते हैं। तो संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति के दो साधन हैं। पहला, जनता के पास मुद्रा। जनता के पास मुद्रा मतलब देश में प्रचलित करेंसी, नोट, सिक्के, छोटे सिक्के। और दूसरा, बैंकों की मांग जमाएं मतलब बैंकों में ग्राहकों की ऐसी जमाएं जो उनके बचत खाते एवं चालू खाते में जमा है। अब हम मुद्रा की पूर्ति के व्यापक अर्थ में देखें तो यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात है कि संकीर्ण अर्थ में हम ध्यान देंगे कि मुद्रा की का जो प्रथम कार्य है या प्राथमिक कार्य है या प्रमुख कार्य है जिसको विनिमय का माध्यम बोलते हैं। तो ये जो संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति को विनिमय के माध्यम के रूप में ही परिभाषित किया गया है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो जैसे मिल्टन फ्रीडमैन इसमें से प्रमुख हैं। उनका यह कहना है कि मुद्रा के कार्य में जितना महत्व विनिमय का माध्यम होना है उतना ही महत्वपूर्ण मुद्रा का कार्य होता है मूल्यों का संचय करना। लेकिन संकीर्ण अर्थ में मूल्यों के संचय को छोड़ दिया गया है। तो मूल्यों के संचय करना मतलब कुछ ऐसी जमाएं जो दीर्घावधि के लिए होती है, जैसे मियादी जमाएं है ना, जिसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं या जिसको सावधि जमाएं बोलते हैं। तो व्यापक अर्थ में उपर्युक्त दोनों बातों के साथ साथ जनता के पास मुद्रा और मांग जमाओं के साथ साथ बैंक की जो मियादी जमाएं हैं या सावधि जमाएं हैं या फिक्स डिपॉजिट है उनको भी सम्मिलित किया जाता है। तो व्यापक अर्थ में मुद्रा की पूर्ति के तीन साधन हैं: जनता के पास मुद्रा, बैंकों की मांग जमाएं और मियादी जमाएं। अब मुद्रा की पूर्ति में कुछ मदों को छोड़ दिया जाता है जिन्हें हम कह सकते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में बहिष्कृत मदें। इसके अंतर्गत तीन बातें प्रमुख हैं। सबसे पहली बात है वाणिज्यिक बैंकों के पास उपलब्ध रोकड़ को मुद्रा की पूर्ति में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये जनता की जमाओं
एवं साख का आधार होती है। दूसरा मुद्रा की पूर्ति में छोड़ी जाने वाली जो अगली मद है वो है स्वर्ण प्रतिभूति। तो किसी देश की सरकार या केंद्रीय बैंक जब पत्र मुद्रा का निर्गमन करती है तो अनुपातिक रूप से उसको अपने भंडार में स्वर्ण या सोना प्रतिभूति के रूप में रखना पड़ता है। तो पत्र मुद्रा के प्रतिभूति के बदले जो स्वर्ण जमा है केंद्रीय बैंक के भंडार में, उसको भी मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि यह प्रचलन में नहीं होता। और मुद्रा की पूर्ति की तीसरी और अंतिम बहिष्कृत मद है कि सरकार के पास उपलब्ध रोकड़, इसको भी मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इन कोषों पर ही जनता की मांग जमाएं आधारित होती है। तो मुद्रा की बहिष्कृत मदें या मुद्रा की पूर्ति में बहिष्कृत मदें में इन तीन मदों को छोड़ दिया जाता है, शामिल नहीं किया जाता। अब अगली बात है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है भारत में मुद्रा की पूर्ति के मापक एवं संगठक। तो इसके अंतर्गत मुद्रा पूर्ति का जो द्वितीय कार्यकारी दल था उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 1977 से मुद्रा पूर्ति का आकलन निम्न 4 संगठनों की सहायता से करता है, M1, M2, M3, M4। अब इसका एक एक M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है, इसका एक एक विवेचन करें, एक एक के बारे में बात करें। तो सबसे पहले है कि मुद्रा पूर्ति की M1 अवधारणा, जिसको हम संकुचित अवधारणा भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें मुद्रा पूर्ति में सिर्फ 3 बातें सम्मिलित की जाती हैं। पहली, जनता के पास मुद्रा। जनता के पास मुद्रा जैसे अभी चर्चा किए हैं कि जनता के पास उपलब्ध नोट, सिक्के और इसमें बैंकों की नकदी को घटा दिया जाए तो इसको हम कह सकते हैं जनता के पास मुद्रा। दूसरा, बैंकों की मांग जमा, मतलब बैंक में ग्राहकों की ऐसी जमाएं जो उनके मांग पर उनको दी जाती हैं, इनको बैंकों की मांग जमाएं कहते हैं। इसका निर्माण 2 प्रकार से किया जाता है। पहला, सक्रिय रूप से, इसमें जब भी आम जनता बैंक में खातों में पैसा जमा करती है तो उसको बैंक की मांग जमा, सक्रिय मांग जमा कहते हैं। और दूसरी, निष्क्रिय मांग जमा, जब बैंक ऋण देकर जमा राशियां एकत्रित करती है तो उसको निष्क्रिय मांग जमा कहते हैं। और तीसरा है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। तो हमारे देश के केंद्रीय बैंक के पास अन्य देश की सरकारों का, अन्य देश के केंद्रीय बैंकों का, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का और विश्व बैंक की जो मांग जमाएं हमारे देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक के पास है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। तो M1 अर्थात मुद्रा की संकुचित अवधारणा में 3 बातों को सम्मिलित किया जाता है, जनता के पास मुद्रा, बैंकों की मांग जमाएं और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। अब हम आते हैं मुद्रा पूर्ति की M2 अवधारणा। तो हम देखेंगे M2 अवधारणा में उपर्युक्त M1 प्लस डाकघरों के बचत खाते में जमा, मतलब M2 में ऊपर M1 की तीनों बातें तो आएंगी ही कि जनता के पास मुद्रा, बैंकों की मांग जमा और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। अब इसमें डाकघरों में के, पोस्ट ऑफिस के बचत खातों में जमा राशि, सिर्फ किसमें, बचत खातों में जमा राशि को जोड़ दिया जाए M1 में, तो मुद्रा की पूर्ति की M2 अवधारणा जाती है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि M2 बराबर M1 प्लस डाकघर के बचत खातों में जमा। अब हम आते हैं मुद्रा पूर्ति की M3 अवधारणा। तो M3 अवधारणा में फिर हम देखेंगे कि M3 बराबर M2, मतलब M2 आ गया और M2 में कितनी चीजें हैं, 4 चीजें हैं। M1 की 3 चीजें, मतलब जनता के पास मुद्रा, बैंकों में मांग जमा और रिजर्व बैंक के पास जमा, साथ में डाकघरों के बचत खातों में जमा, ये चारों मिला के M2 है। इस चारों में यदि बैंकों की सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट या मियादी जमा को जोड़ दिया जाए तो मुद्रा पूर्ति की M3 अवधारणा सामने आती है। अब हम बात करते हैं M4
मुद्रा पूर्ति की M4 अवधारणा। तो यहाँ हम देखेंगे कि M3 में, अब M3 मतलब M2 की 4 बातें, M3 की 1 बात, 5 बातें। और इसमें यदि डाकघरों की कुल जमा, और कुल जमा से तात्पर्य है यहाँ बचत खातों में जमा, सावधि खातों में जमा और अन्य खातों में जमाएं, इनको जोड़ दिया जाए तो मुद्रा पूर्ति की M4 अवधारणा सामने आती है। एक बार पुनः पुनरावृत्ति करें इसको। M1 बराबर जनता के पास मुद्रा, बैंकों की मांग जमा, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। इसमें डाकघर के बचत खातों में जमा को जोड़ दिया जाए तो M2 हो जाता है। इसमें बैंकों की सावधि जमा को जोड़ दिया जाए तो M3 हो जाता है। और इसमें यदि डाकघरों की कुल जमा को जोड़ दिया जाए तो वो M4 हो जाता है। मतलब M1 में 3 बातें, M2 में 4 बातें, M3 में 5 बातें और M4 में मुद्रा पूर्ति की 6 चीजों को, 6 बातों को यदि जोड़ दिया जाए तो ये मुद्रा पूर्ति की M4 अवधारणा सामने आ जाती है। फिर हम देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने YVR रेड्डी की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया और इस समिति का कार्य यह था कि वर्तमान में वित्तीय क्षेत्र में आए परिवर्तनों के कारण अर्थव्यवस्था या मौद्रिक स्वरूप में जो तेज गति से परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों का अध्ययन करना था। और उन्होंने अपने अध्ययन के बाद रेड्डी समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी सिफारिशें दी और उसके आधार पर रिजर्व बैंक की मुद्रा पूर्ति का नवीनतम मापक सामने आया। जैसे पिछले में 1970 से, जो अप्रैल 1970 से जो द्वितीय कार्यकारी दल की सिफारिशें थी उसमें मुद्रा पूर्ति का जो मापक या घटक था वो 4 चीजें थी, M1, M2, M3, M4। लेकिन यहाँ भी घटक 4 ही हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हो गया है। तो यहाँ सबसे पहले श्री YV रेड्डी समिति के सुझावों के आधार पर सबसे पहले मुद्रा पूर्ति की M0 अवधारणा की बात करें तो M0 की अवधारणा में सबसे पहले चलन में करेंसी। चलन में करेंसी मतलब जो देश में चलन में जो करेंसी नोट है, जो सिक्के हैं, उनकी बात है। फिर दूसरा, RBI के पास बैंकों की जमाएं। तो देश में कार्यरत जितने भी बैंक हैं उनको प्रतिभूति के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कुछ कोष जमा करना पड़ता है। तो उन्हीं कोषों की बात हो रही है कि RBI के पास बैंकों की जमाएं, धन, RBI के पास अन्य जमाएं, और अन्य जमाएं में दूसरे विदेशी सरकारों की जमाएं, विदेशी केंद्रीय बैंक की जमाएं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की जमाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो M0 में 3 चीजें, चलन में करेंसी, RBI के पास बैंकों की जमाएं और RBI के पास अन्य जमाएं। अब हम आगे बढ़े M0 के बाद M1 की बात करें। तो M1 की बात करें और ऊपर से तुलना करें तो आप देखेंगे कि ये जो बीच में RBI के पास बैंक जमाएं हैं वही भर परिवर्तित हुआ है और बाकी दोनों चीजें सेम है। तो M0 M1 में यहाँ है चलन में करेंसी, वही ऊपर वाली बात जो देश में प्रचलित वैधानिक करेंसी और सिक्के हैं जिसको वैधानिक मुद्रा कहा जाता है वो। फिर धन, यहाँ ऊपर में था M0 में RBI के पास बैंकों की जमाएं, लेकिन यहाँ वो परिवर्तित होके आ गया है बैंकों के पास मांग जमाएं, मतलब बैंकों के पास ग्राहक की ऐसी जमाएं जो उनके मांग पर उनको मिल जाती है। और तीसरी बात है RBI के पास अन्य जमाएं, जैसे ऊपर में भी आप चर्चा किए थे कि अन्य देश की सरकारों, अन्य देश के केंद्रीय बैंक, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो मांग जमाएं हैं उनको हम RBI के पास अन्य जमाओं में सम्मिलित कर सकते हैं। अब हम अगले इसके घटक या मापक के रूप में बात करें M2 अवधारणा। तो M2 अवधारणा में आप देखेंगे M1 मतलब M1 की ये 3 चीजें वो तो आएंगी ही, और इसमें बैंकों की सावधि देयताएं, बैंकों द्वारा जारी जमाओं के प्रमाण पत्र और घरेलू निवासी मतलब भारतीय निवासियों की
1 वर्ष की परिपक्वता वाली जमाएं, मतलब ऐसी जमाएं जो 1 वर्ष में परिपक्व हो जाए और जिनका भुगतान 1 वर्ष के बाद तुरंत करना हो, ऐसी जमाओं को शामिल किया जाता है। तो M2 में M1 की 3 बातें और ये 3 नई बातें आ गई कि बैंकों की सावधि जमाएं, बैंकों के द्वारा जारी जमाओं के प्रमाण पत्र और घरेलू निवासियों की 1 वर्ष की परिपक्वता वाली जमाएं। अब हम अगली अवधारणा M3 की बात करें तो M3 में M2 मतलब M2 में 6 बात, M1 की 3 बात और M2 की 3 बातें, तो 6 बातें तो ऊपर में है ही, उसमें एक नई बात और आ गई कि बैंकों द्वारा वित्तीय निगमों से लिए गए तुरंत लौटाओ ऋण को यदि जोड़ दिया जाए तो ये M3 कहलाएगा। तो एक बार इसको फिर रिवाइज करें। M0 में 3 बातें, चलन में करेंसी, RBI के पास बैंकों की जमाएं और RBI के पास अन्य जमाएं। M1 मतलब चलन में करेंसी, बैंकों के पास मांग जमाएं और RBI के पास अन्य जमाएं। M2 में M1 की 3 बातें में 3 और जोड़ दें, बैंकों की सावधि देता है, बैंकों द्वारा जारी जमाओं के प्रमाण पत्र और घरेलू निवासियों की 1 वर्ष की परिपक्वता वाली जमाएं, तो ये M2 कहलाता है। तो M2 में कुल मिलाकर ऊपर की 3 और खुद की 3 6 बातों का योग M2 कहलाता है। और M3 बराबर M2 मतलब ऊपर की 6 बातें और धन बैंकों द्वारा वित्तीय निगमों से लिए गए तुरंत लौटाओ ऋण, इसको भी जोड़ दिया जाए तो ये M3 कहलाता है और यही है रिजर्व बैंक की मुद्रा पूर्ति का नवीनतम मापक या नवीनतम घटक। अब हम बात करते हैं कि मुद्रा पूर्ति के जो पुराने मापक थे जो अप्रैल 1977 से चालू किए गए थे और रेड्डी समितियों की सुझावों के आधार पर जो नई बातें आई हैं, इन दोनों का विश्लेषण करें तो ये जो वाईएस रेड्डी समिति के अनुसार मुद्रा पूर्ति का जो नवीन माप है वो पिछले अप्रैल 1977 वाली जो द्वितीय कार्यकारी दल की सिफारिश के आधार पर तय की गई थी, इन दोनों में ये अंतर सामने आते हैं। तो पहला है M0 को मुद्रा के आधार के रूप में सम्मिलित किया गया है कि जिसका आशय उस मुद्रा से है जिसका निर्माण रिजर्व बैंक करता है। यहाँ आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देश में 1 रुपए के नोट और सिक्के जो भी हमारे देश में प्रचलित हो, रुपये वाले सिक्के चाहे छोटे सिक्के और 1 रुपए के नोट, इसकी छपाई और निर्गमन का कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और उसके बाद जो बड़े नोट हैं, 1 रुपए से ऊपर के नोट हैं, उनकी छपाई या निर्गमन रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि M0 मतलब 1 रुपए से ऊपर के जो करेंसी नोट है जिसका निर्माण रिजर्व बैंक करता है, उसको हम M0 के रूप में दर्शा सकते हैं। फिर हम देखेंगे, दोनों की तुलना करें तो M1 की गणना के तरीके में अप्रैल 77 वाली जो स्थिति थी और रेड्डी समिति की सिफारिशों के आधार पर जो नई स्थिति आई है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पिछले में जैसे M1 की गणना करते थे वैसे ही अब भी M1 की गणना की जाती है। लेकिन आगे हम देखेंगे कि M1, M2 तथा M3 के मापकों को तरलता के घटते क्रम में प्रस्तुत किया गया है। मतलब M1 सबसे ज्यादा तरल है, M2 उससे कम तरल है और M3 उससे भी कम तरल है। तो यहाँ M1, M2 तथा M3 मापकों को तरलता के घटते क्रम में प्रस्तुत किया गया है। और अगली बात है कि पहली बार बैंकों द्वारा निर्गमित किए गए प्रमाण पत्रों, है ना, जिसको सीडीज बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, को पहली बार मुद्रा के माप के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो दोनों के तुलनात्मक आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है। अब हम चर्चा करेंगे मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटक या कारक। इसमें 5-6 बातें हैं, एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है
केंद्रीय बैंक की, अर्थात हमारे देश के संदर्भ में देखा जाए तो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि यदि देश के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति, मतलब कोई के देश का केंद्रीय बैंक यदि सस्ती मुद्रा नीति अपनाती है, सस्ती मुद्रा नीति अपनाती है मतलब कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो जाते हैं तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, और यदि ज्यादा ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो तो मुद्रा की पूर्ति घटेगी। दूसरी बात हम करें व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण क्षमता एवं नीति, तो यहाँ हम देखेंगे व्यापारिक बैंकों के पास जितनी अधिक नकदी जमा होगी उतना ही अधिक साख का विस्तार होगा, और नकदी जमा होने के कारण मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ेगी। तो जितनी ज्यादा नकदी जमा होगी मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, जितनी कम नकदी जमा होगी मुद्रा की पूर्ति घटेगी। फिर अगली बात हम करें सरकार की राजकोषीय नीति। यदि सरकार घाटे की बजट की नीति अपनाती है तो घाटे की बजट जब भी सरकार प्रस्तुत करती है तो घाटे की जितनी राशि की बजट है उसके लिए वो मुद्रा का निर्गमन करती है उतनी राशि का। तो यहाँ यह है कि सरकार यदि घाटे की बजट की मुद्रा नीति अपनाती है तो चूंकि उस घाटे को पूर्ति करने के लिए सरकार को उतना मुद्रा का निर्गमन करना पड़ता है, तो इस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। और इसके विपरीत यदि सरकार बचत के बजट की नीति अपनाती है तो मुद्रा की पूर्ति कम होगी। अगली बात करेंगे जनता की करेंसी एवं जमा रखने की इच्छा। तो यहाँ जनता की इच्छा पर भी मुद्रा की पूर्ति निर्भर करती है, प्रभावित करती है। यदि किसी देश की जनता में बैंकिंग की आदत है, वो अपनी जमा राशि बैंकों में रखना चाहती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि देश की जनता बैंक में जमा न करके अपने घर में, अपने अलमारी में, अपने गुल्लक में बंद करके रखती है मुद्रा को, तो मुद्रा की पूर्ति क्या है, घटेगी। फिर अगली बात है मुद्रा की चलन नीति, या इसको मुद्रा की चलन गति कह सकते हैं। एक इसका तात्पर्य यह है कि एक विशेष समय अवधि में मुद्रा की एक इकाई का जितने बार प्रयोग किया जाता है उसको हम मुद्रा की चलन गति कहते हैं। उदाहरण के लिए 100 का नोट यदि एक वर्ष में 10 बार प्रयोग में किया जाता है, 10 लोगों द्वारा प्रयोग में किया जाता है, तो मुद्रा की चलन नीति होगी 5। 10 बार प्रयोग किया जाता है तो मुद्रा की संचलन नीति या चलन नीति होगी 10। तो क्योंकि उस 100 रुपए के नोट ने 10 मुद्रा का काम किया है या 5 बार चलन में आया है तो 5 बार काम किया है, तो इससे क्या होती है, मुद्रा की पूर्ति को इसके द्वारा भी प्रभावित किया जा सकता है। फिर अंतिम बात है उच्च शक्ति मुद्रा का आकार। तो सबसे पहले हम उच्च शक्ति मुद्रा के बारे में बात करें तो उच्च शक्ति मुद्रा में ये 3 चीजें आती है। पहला, जनता के पास करेंसी, मतलब जनता के पास उपलब्ध करेंसी नोट है ना, सिक्के, छोटे सिक्के, धन, बैंकों के पास नकदी कोष, बैंकों के पास जो नकदी कोष है वो, और तीसरा रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। फार्मूले के रूप में H बराबर C करेंसी, R बराबर रिजर्व, OD बराबर अदर्स डिपॉजिट। तो यदि इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो इन तीनों को हम उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं। और मुद्रा की पूर्ति में उच्च शक्ति मुद्रा का सीधा सीधा संबंध है। यदि उच्च शक्ति मुद्रा का आकार बढ़ता है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, और उच्च शक्ति मुद्रा का आकार घटता है तो मुद्रा की पूर्ति घटेगी। आखिरी में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं कि अभी तक हम बात कर रहे हैं मुद्रा की पूर्ति, तो सवाल ये उठता है कि मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। तो हम अपने देश की बात करें, है ना, तो हमारे देश में भारत सरकार का वित्त मंत्रालय 1 रुपए का नोट छापता है और सिक्कों को ढालता है, और उसको छोड़कर बाकी जितने भी आगे के बड़े नोट हैं, करेंसी हैं, उन सबको
की पूर्ति या निर्गमन या छपाई भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली के आधार पर नोटों का निर्गमन करती है। रिजर्व बैंक को हमेशा अपने कोष में 200 करोड़ का सोना और विदेशी प्रतिभूतियां रखना अनिवार्य है और इसमें भी 115 करोड़ का सोना होना अनिवार्य है। कम से कम इस 200 करोड़ के डिपॉजिट में, जमा में, भंडार में 115 करोड़ का सोना होना आवश्यक है और बाकी अन्य विदेशी प्रतिभूतियां कोष में रखनी पड़ती है। फिर हम बात करें मुद्रा की आदर्श पूर्ति, तो मुद्रा की पूर्ति का कुल व्यय पर प्रभाव पड़ता है और इसके फलस्वरूप व्यापारिक क्रियाएं, उत्पादन तथा रोजगार भी प्रभावित होते हैं। तो हम देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति में रोजगार के किसी भी साधन को बिना निष्क्रिय किए हुए जितना उत्पादन होता है उसे खरीदने के लिए जितनी मुद्रा की आवश्यकता होगी उसको हम मुद्रा की आदर्श पूर्ति कह सकते हैं। एक बार फिर कि देश में रोजगार के किसी भी पूर्ण रोजगार की स्थिति में उत्पादन को किसी भी साधन को निष्क्रिय किए बिना उस उत्पादन को खरीदने के लिए देश में जितनी मुद्रा की आवश्यकता होती है उस आवश्यकता को ही हम मुद्रा की आदर्श पूर्ति करते हैं। इस पूर्ति से अधिक मुद्रा की पूर्ति देश में हो जाए तो मुद्रा स्फीति की स्थिति आ जाती है और इस आदर्श स्थिति से यदि मुद्रा की पूर्ति कम हो तो इसको हम मुद्रा संकुचन की स्थिति कह सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने मुद्रा पूर्ति का आशय, विभिन्न संकीर्ण और व्यापक दोनों दृष्टिकोण से उसके अर्थ, मुद्रा को प्रभावित करने वाले घटक, मुद्रा की पूर्ति के विभिन्न संगठक एवं कारक की हमने चर्चा की। इस प्रकार से आज यह मुद्रा की पूर्ति वाले अध्याय का ये दूसरा लेक्चर संपन्न।